एक्सरसाइज 10.2 में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, आप भी गौर से सुनिएगा। लिखा हुआ है बिंदुओं 1, 2, -3 एवं b -1, -2, 1 को मिलाने वाले एवं a से b की ओर दिष्ट सदिश की दिक् कोसाइन ज्ञात करिए। आपको ये दो बिंदु दिए गए हैं। सपोज ये वाला पॉइंट है A और ये वाला बिंदु है B, या आप ऐसे बना सकते हैं। ये हमने एक x अक्ष बनाई, y अक्ष बनाई और यहां पर हमने एक z एक्सिस भी बना ली। ये मूल बिंदु है 0, 0 O से प्रदर्शित करते हैं। सपोज कि यहां पर एक पॉइंट हमने A बनाया 1, 2, -3 और एक पॉइंट ये B है -1, -2, 1। ठीक, एक बिंदु A और एक बिंदु B है। उन्होंने बोला A से B की तरफ दिष्ट सदिश, A से B की तरफ, तो पहले A से B को मिलाइए, फिर A से B की तरफ दिष्ट, A से B की ओर तरफ दिष्ट का मतलब A से B की तरफ हम इसकी दिशा बना देंगे। A से B की तरफ दिष्ट सदिश की दिक् कोसाइन आपको ज्ञात करनी है। इस वेक्टर AB की दिक् को ज्याएं आपको पता लगानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा काम है वेक्टर AB को ही पता लगाना। आप देखिए यहां से अगर हम A को मिलाएंगे तो ये OA होगा, यानी कि बिंदु A का स्थिति सदिश। ये OB होगा, बिंदु B का स्थिति सदिश। तो क्या आप OA बता सकते हैं कितना आएगा? OA, अगर बिंदु A के निर्देशांक ये हैं तो बिंदु A का स्थिति सदिश क्या होता है? I कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। सिमिलरली अगर बिंदु B के कोऑर्डिनेट्स ये हैं तो इसका वेक्टर क्या बनेगा? -I कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमें A से B की तरफ दिष्ट सदिश चाहिए, मतलब हमको वेक्टर AB चाहिए। बताएं वेक्टर AB कैसे निकाल सकते हैं आप? वेक्टर OB माइनस वेक्टर OA, OB में से OA माइनस करना है, कर लेते हैं आप माइनस, हम थोड़ा डायरेक्ट कर देंगे। -I माइनस 2I कैप माइनस 2j माइनस 2j हो जाएगा, -4j कैप प्लस k, और इसको जब माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो k प्लस 3k मिलकर के 4k कैप। ये क्या वैल्यू आ गई? ये आ गई वेक्टर AB की वैल्यू। लेकिन हमें तो क्या चाहिए? इसके डायरेक्शन कोसाइंस। आप याद करिए, किसी भी वेक्टर के दिक् को ज्या निकालने के लिए क्या कर सकते हैं हम? उसका इकाई सदिश निकाल लो, मात्रक सदिश, उसमें I कैप, J कैप, K कैप के जो गुणांक होंगे वो उसके दिक् कोसाइंस होंगे। तो मात्रक सदिश कैसे निकलेगा? वेक्टर में इसके मापांक से भाग दिलाना पड़ेगा। तो पहले आप मापांक निकाल लीजिए इसका। मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर AB इज इक्वल टू √ I के गुणांक का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4, J का गुणांक -4 है उसका स्क्वायर 16, K का गुणांक 4 है उसका स्क्वायर 16। ये 16, 32 प्लस 4 36। इस तरह से वेक्टर AB का मॉड्यूलस आया 6। अब हम वेक्टर AB का इकाई सदिश निकालना चाहते हैं। वेक्टर AB की दिशा में मात्रक सदिश, वेक्टर AB की दिशा में मात्रक सदिश, मात्रक सदिश को हम AB कैप से रिप्रेजेंट करते हैं और निकालेंगे वेक्टर AB अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर AB। वेक्टर AB की वैल्यू ये है -2I कैप माइनस 4j कैप प्लस 4k कैप अपॉन इसकी वैल्यू आई है 6।
आप चाहें तो इनको अलग अलग कर सकते हैं। -2/6 करेंगे तो क्या मिलेगा? -1/3 आई कैप। फिर ये करेंगे तो ये मिलेगा प्लस -2 दूना 4, 2 3 6, -2/3 जे कैप प्लस 4/6 करेंगे 2/3 के कैप। अब ए बी का मात्रक सदिश आ गया। मात्रक सदिश में आई कैप, जे कैप, के कैप के जो गुणांक आते हैं वही तो दिक् कोसाइन होते हैं। इसलिए वेक्टर ए बी के दिक् कोज्याएं क्या होंगी? ए बी की दिक् कोज्याएं L इज इक्वल टू आई कैप का गुणांक -1/3, N इज इक्वल टू -2/3, N इज इक्वल टू 2/3। तो ये आ गई ए से बी की ओर दिष्ट सदिश ए बी की दिक् कोज्याएं निकल के आ गई। बस कितना आसान है देखिए ये क्वेश्चन। समझ नहीं आया आपको ये वाला क्वेश्चन? सबको आ गया? ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। दर्शाइए कि सदिश आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अक्षों ओ एक्स कॉमा ओ वाई व ओ जेड के साथ बराबर झुका हुआ है। ये आपको प्रूव करके दिखाना है। तो हमने मान लिया कि जो सदिश आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप है वो अक्षों ओ एक्स कॉमा ओ वाई व ओ जेड के साथ अल्फा बीटा व गामा कोण बनाता है। बुक में बोला गया कि ये बराबर झुका हुआ है और हमने माना कि अल्फा बीटा गामा कोण बनाता है। तो अगर ये बराबर झुका होगा तो अल्फा बीटा और गामा सब कैसे आने चाहिए? बराबर आ जाने चाहिए कि एक्स अक्ष से उसका जितना एंगल बने उतना ही वाई से भी बनना चाहिए, उतना ही जेड से भी बनना चाहिए। तो अब हम ये कैसे निकालेंगे? अब इसके बारे में थोड़ा सोचना ये है कि आपको अल्फा बीटा गामा मिलते कहां हैं? तो आंसर है दिक् कोज्याओं में मिलते हैं। तो क्यों ना इनकी दिक् कोज्याएं निकाल के देखी जाए। दिक् कोज्याएं निकाल के देखी जाए, शायद उससे कोई क्लू मिल जाए हमको। ठीक है, तो इस सदिश की दिक् कोज्या कैसे निकालेंगे आप? इसका मात्रक सदिश बना दो। तो हम इसको भी कुछ मान लेते हैं। माना वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। इसलिए मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू अंडर रूट आई कैप के गुणांक का स्क्वायर 1, जे कैप के गुणांक का स्क्वायर 1, के कैप के गुणांक का स्क्वायर 1। तो मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू अंडर रूट 3। इसलिए वेक्टर ए का मात्रक सदिश, वेक्टर ए का मात्रक सदिश निकालेंगे तो वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए की जगह पर तो हम वैल्यू लिख देंगे आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। मॉड ऑफ वेक्टर ए है अंडर रूट 3। आप इसको अलग अलग करेंगे तो 1 अपॉन अंडर रूट 3 आई कैप प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 जे कैप प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 के कैप। अब यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? इनकी दिक् कोज्याएं। इसलिए वेक्टर ए की दिक् कोज्याएं वेक्टर ए की दिक् कोज्याएं। तो वेक्टर ए की दिक् कोज्याएं क्या मिलेंगी आपको? एल की वैल्यू मिलेगी 1 अपॉन अंडर रूट 3, एम की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 3, एन की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 3। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और देखिए, क्योंकि हमने माना है कि जो ये सदिश हमारा ए है वो एक्स अक्ष के साथ अल्फा, वाई अक्ष के साथ बीटा और जेड अक्ष के साथ गामा कोण बनाता है। अब थोड़ा सा फिर से एक बात याद करें कि अगर कोई भी सदिश एक्स अक्ष के साथ अल्फा, वाई के साथ बीटा और जेड के साथ गामा कोण बनाएगा तो उसकी दिक् कोज्याएं क्या होंगी? कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा।
एंगल की तरफ से अगर निकालने जाओगे तो ये निकलेंगे। नहीं समझ आया? तो ये दिक्कोज्याएं इसका यूनिट वेक्टर बनाने से मिली हैं। हम चाहें तो एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष से उस सदिश के जो एंगल बने हुए हैं हम उनसे भी तो दिक्कोज्याएं निकाल सकते हैं। तो वो एंगल अल्फा बीटा गामा माने तो वो दिक्कोज्याएं उससे क्या आएंगी? कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। तो ये जो एल आया ये किसके बराबर होना चाहिए? कॉस अल्फा, ये एम की वैल्यू कॉस बीटा और ये एन की वैल्यू कॉस गामा। ये समझ आया कि नहीं आया? ये हमने किससे निकाली दिक्कोज्याएं? वेक्टर से, उसका मात्रक सदिश बना के। तो फिर ये दिक्कोज्याएं कहां से आई? उसके जो एंगल माने गए हैं उनसे। अगर अब आप ध्यान से बेटा देखना, कॉस अल्फा की वैल्यू 1/√3, कॉस बीटा भी 1/√3, कॉस गामा भी 1/√3। इट मींस कि सारी दिक्कोज्याएं आपस में कैसी हैं? बराबर। इसलिए हम लिख सकते हैं कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस बीटा इज इक्वल टू कॉस गामा। अगर ये सब आपस में इक्वल हैं इसका मतलब है कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। अगर तीन कोणों के कोसाइन आपस में इक्वल हैं इसका मतलब है कि वो तीनों कोण भी आपस में इक्वल ही होंगे, तभी ऐसा हो पाया है। समझ आ रहा है आपको? इसलिए ये एंगल अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। और यही आपको सिद्ध करना था कि सिद्ध करिए कि आई प्लस जे प्लस के कैप अक्षों ओ एक्स, ओ वाई, ओ जेड के साथ बराबर झुका हुआ है। देखिए एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बनाता था? अल्फा, वाई अक्ष के साथ बीटा, जेड अक्ष के साथ गामा, लेकिन तीनों कैसे कोण हैं? तो इसका मतलब बराबर झुका हुआ है। फिर तो यही सिद्ध करना था। यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, नोट कर लीजिए बेटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 नंबर। लिखा है बिंदुओं P जिसका स्थिति सदिश दिया हुआ है आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप और Q इसका भी पोजीशन वेक्टर दिया है माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप को मिलाने वाली रेखा को 2:1 के अनुपात में अंतः और दूसरे पार्ट में बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश ज्ञात करिए। एक बिंदु P दिया है जिसका स्थिति सदिश OP है आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप। एक बिंदु Q है, इसका भी स्थिति सदिश आपको दिया गया है। अब उन्होंने बोला कि P और Q को मिलाने वाली रेखा, तो देखिए बेटा हमने एक फिगर बनाया P और Q। P और Q को मिलाने वाली रेखा आ गई 2:1 के अनुपात में, 2:1 के अनुपात में। मैंने मान लिया कि यहां पर एक पॉइंट है और वो पॉइंट ऐसा है, इस पॉइंट को हम R मान लेते हैं। ये पॉइंट R ऐसा है जो इस P से Q को मिलाने वाली रेखा को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। अंतः वो भी, अंतः और बाह्यता अब आपको समझ आते हैं ये कैसे होंगे। R का स्थिति सदिश आपको ज्ञात करना है। थोड़ा गौर से देखिए बेटा, जब हमने बेसिक पढ़ा था आपको उसका पूरा फाउंडेशन बताया, उस समय इस वाले वेक्टर OP को हमने क्या माना था? वेक्टर B, ये उसका, और OP की वैल्यू कितनी है? OP I प्लस 2j माइनस k, तो ये वेक्टर B की वैल्यू हो गई। OQ को हमने क्या माना था? वेक्टर A, OQ की वैल्यू ये हो गई। आपको OR का मान पता लगाना है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? खंड सूत्र, सेक्शन फॉर्मूला। याद आया आपको? OR का फॉर्मूला क्या बना था? हाँ, और ये जो अनुपात है PR और RQ का, ये 2:1 के अनुपात में है, तो यहां 2 M की जगह पर और 1 N की जगह पर। आप याद करें फॉर्मूला आया था M वेक्टर A प्लस N वेक्टर B अपॉन M प्लस N। तो M की जगह पर 2, N की जगह पर 1, वेक्टर A की जगह पर ये और वेक्टर B की जगह पर ये। आप इसको कैलकुलेट करेंगे, क्या मिल जाएगा आपको? वेक्टर OR। तो अब हम इसको कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, क्या आप कर लेंगे? कि हमको करके दिखाना चाहिए, कर लेंगे ना आप सभी? ठीक है, इसी का दूसरा वाला पार्ट भी देख लें बेटा, जिसमें आपको बाह्य
विभाजन के लिए भी बताना है। फिगर को फिर से बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा सभी। ऐसे हमने फिगर बनाया, यहां पर हमने पॉइंट बनाया P और यहां पर हमने पॉइंट बनाया Q। बाह्यता विभाजन में क्या होगा, इस लाइन को थोड़ा हमने और बढ़ा दिया, ये लाइन बढ़ा दी, और इस एक्सटेंडेड लाइन पर यहां पर एक पॉइंट R है। अनुपात जो होगा वो आपको याद है किस तरीके से लिया गया था। इस बार भी PR और QR M अनुपात N के अनुपात में होंगे, ये 2, ये M का काम करेगा, और ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये 1 ले लेते हैं और ये N की जगह पर आएगी। यहां पर कहीं पर हम मूल बिंदु मान लेते हैं, यहां से हमने इसको मिलाया O, तो ये कौन सा वेक्टर बना, OP, और इसको हम क्या मानते हैं, वेक्टर B। वेक्टर B OP को कहते हैं, OP को I + 2j - k, I + 2j - k। फिर इससे हमने OR को मिलाया, ये OR को हमने मिला दिया, ये OR ही हमको ज्ञात करना रहता है। इसके बाद O से Q को मिलाया, आप याद करें इसको वेक्टर A लिखा था हमने, तो OQ को वेक्टर A लिखा गया है। OQ की वैल्यू यहां पर क्या है, OQ की वैल्यू है -I + j + k। ये A B M N सब कुछ आ गया। अब खंड सूत्र फिर लगाना पड़ेगा हमको। खंड सूत्र से बाह्यता विभाजन के लिए खंड सूत्र क्या बना था, M × वेक्टर A - N × वेक्टर B अपॉन M - N। एक बार फिर से आपको M भी मालूम है, N भी मालूम है, वेक्टर B वेक्टर A सब मालूम है। आप जैसे कैलकुलेट करोगे आपका OR का वैल्यू निकल करके आ जाएगी। ठीक है, तो हम कैलकुलेट नहीं कर रहे, ये आप सब करेंगे, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16 नंबर है। दो बिंदुओं P जिसके निर्देशांक दिए गए हैं 2, 3, 4 और बिंदु Q उसके निर्देशांक है 4, 1, -2 को मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात करिए। आपको इसका मिड पॉइंट पता लगाना है। बड़ा इजी है, ये भी खंड सूत्र से ही होगा। इसको हम P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं 4, 1, -2। पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 3, 4। P के 2, 3, 4 सॉरी, P के कोऑर्डिनेट है 2, 3, 4 और Q के कोऑर्डिनेट्स है बेटा 4, 1, -2। ये ओरिजिन पॉइंट O मान लिया हमने, ये इधर OP, और OP को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, B से, और OQ के कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर A से। ठीक, थोड़ा ध्यान से देखें, अगर P के ये कोऑर्डिनेट्स हैं तो ये वाला OP वेक्टर क्या बनेगा, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ये बिंदु P का स्थिति सदिश है, और बिंदु P का स्थिति सदिश होगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ऐसे ही बिंदु Q के निर्देशांक अगर ये हैं तो बिंदु Q का स्थिति सदिश क्या आएगा, 4i कैप प्लस j कैप -2k कैप। आपको P और Q के मध्य बिंदु को पता लगाना है। इसका मध्य बिंदु हमने मान लिया ये यहां पर है, और इसको मैंने क्या मान लिया, R। तो R यहां पर क्या है, मध्य बिंदु। अगर बेटा ये R यहां पर मध्य बिंदु है तो आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर ये मिड पॉइंट होगा PQ का तो जितनी लंबाई इसकी होगी उतनी ही लंबाई इसकी होगी। तो ये रेशियो कितने का आएगा, 1:1 का। अगर ये 2 है तो ये भी 2, तो 2:2, 1:1 रेशियो हो जाएगा। आपको इसी पॉइंट को पता लगाना है। देखिए
तो इस पॉइंट को पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, देखें। फिर से खंड सूत्र लगा सकते हैं, और मध्य बिंदु का तो खंड सूत्र भी हमने बताया है आपको। कैसे करते हैं आप? मध्य बिंदु R के लिए खंड सूत्र से, बेटा खंड सूत्र मध्य बिंदु का क्या बना था, किसी को याद है? नहीं याद है? वेक्टर A प्लस वेक्टर B अपॉन 2। अब वेक्टर A प्लस वेक्टर B, इसको मैं यहां पर कैलकुलेट कर देता हूं। वेक्टर A की जगह पर ये है और वेक्टर B की जगह पर ये है, तो लिखेंगे 4i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। ये वेक्टर A प्लस वेक्टर B 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप अपॉन 2। 4i कैप और 2i कैप मिलके कितने हो जाएंगे? 6i कैप, j कैप और 3j कैप 4j कैप माइनस 2k कैप और 4k कैप प्लस 2k कैप अपॉन 2। आप चाहें तो इन सब में 2 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि अपॉन में 2 है। तो ये क्या बन जाएगा? 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। थोड़ा ध्यान से देखिए, ये आया है बिंदु R का स्थिति सदिश, लेकिन हमको ज्ञात करना है, मध्य बिंदु ज्ञात करना है, उसका स्थिति सदिश नहीं निकालना। तो मध्य बिंदु R के निर्देशांक क्या होंगे? थोड़ा गौर कीजिए। इसलिए मध्य बिंदु कैपिटल R के निर्देशांक, बेटा थोड़ा ध्यान से देखना, जब निर्देशांक दिए होते हैं तो हम उसका स्थिति सदिश बना लेते हैं कि नहीं बना लेते? इसके साथ i कैप, इसके साथ j कैप और इसके साथ k कैप लगा के। तो और जब स्थिति सदिश दिए हो तो हम बिंदु भी तो बना सकते हैं। तो आज स्थिति सदिश दिया, इसका बिंदु क्या बनाएंगे? 3, 2, 1। इसलिए मध्य बिंदु का निर्देशांक आ जाएगा 3, 2, 1, ये आ जाएगा। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन करेंगे। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया? आ गया सभी को? 17 पे है बेटा, दर्शाइए कि बिंदु A, B और C जिनके स्थिति सदिश क्रमशः वेक्टर A, वेक्टर B और वेक्टर C हैं, एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों का निर्माण करते हैं। वैसे ऐसा एक क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में सॉल्व किया है, तो शायद मुझे उम्मीद है कि आप कर सकते हो। उसकी हेल्प लेकर मैं थोड़े से हिंट दे देता हूं, आप वैसे करिएगा। उन्होंने बोला A का स्थिति सदिश, इसका मतलब OA, B का स्थिति सदिश को किससे लिखते हैं? OB, और C के स्थिति सदिश को लिखते हैं OC। तो बिंदु कैपिटल A का स्थिति सदिश कितना दिया हुआ है, उसको इन्होंने यहां पर वेक्टर A की फॉर्म में दिया है, और ये दिया गया 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। OB की वैल्यू दी गई है 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। ये आपको वेक्टर B के रूप में दिया है, और C का स्थिति सदिश यानी कि वेक्टर OC की वैल्यू वेक्टर C के रूप में आपको दिया गया है, और ये i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। ठीक है, तो ये वेक्टर OA, वेक्टर OB, वेक्टर OC, ये शीर्षों के स्थिति सदिश हैं। आप थोड़ा सा ध्यान करें बेटा, ऐसा एक क्वेश्चन हम एग्जाम्पल में भी सॉल्व कर चुके हैं। अगर ये A, ये B और ये C है, यहां कहीं हम मूल बिंदु O मान लेते, तो O से A को मिलाएंगे तो ये क्या आ गया? OA। O से B को मिलाएंगे OB, और O से C को मिलाएंगे तो ये OC वेक्टर आ गया। आपको वेक्टर OA मालूम है, वेक्टर OB मालूम है, वेक्टर OC मालूम है, और ये क्या है? शीर्षों के स्थिति सदिश। ठीक है, आप क्या करते हैं बता सकते हैं? आपको मेथड याद है?
ऐसा एक क्वेश्चन आप पहले भी लगा चुके हैं एग्जाम्पल पे। हाँ, सबसे पहले हम भुजाओं की स्थिति सदिश निकालेंगे। भुजाओं की स्थिति सदिश निकालने के बाद भुजाओं के मापांक निकालेंगे। भुजाओं के मापांक निकालने के बाद सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यदि शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ जाएगा तो वो त्रिभुज कैसा होगा? समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे। ये प्रूव हो जाएगा। तो बताइए, सबसे पहले आप क्या फाइंड आउट करेंगे? भुजाओं के सदिश। तो सबसे पहले ए बी फाइंड आउट करेंगे। कैसे? ओ बी माइनस ओ ए। फिर आप बी सी फाइंड आउट करेंगे। कैसे? ओ सी माइनस ओ बी। फिर आप सी ए फाइंड आउट करेंगे। ओ ए माइनस ओ सी। इससे भुजाओं की स्थिति सदिश आ जाएंगे। ए बी का आ जाएगा, बी सी का स्थिति, बी सी का सदिश आ जाएगा, सी ए का सदिश। बस हो गया, और कुछ करना है? अब इनके मॉड्यूलस निकालेंगे। तो जब इतना कर लेना, ये आपकी स्टेप 1 में आपको ये करना है। स्टेप 2 में आपको वेक्टर ए बी का मॉड्यूलस निकालना है। फिर वेक्टर बी सी का मॉड्यूलस निकालना है और वेक्टर सी ए का मॉड्यूलस निकालना है। मॉड्यूलस निकालने के बाद क्या करके देखेंगे? इन तीनों भुजाओं में से कोई एक भुजा सबसे बड़ी होगी, उसका वर्ग बाकी दोनों के वर्गों के योग के बराबर है या नहीं। अगर सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि ये जो हमको स्थिति सदिश दिए गए हैं ये एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष के स्थिति सदिश हैं। क्या आपको बात समझ में आ गई? और क्योंकि हमने एक एग्जाम्पल किया भी है इसलिए हम इसको नहीं सॉल्व कर रहे हैं। इट्स योर ड्यूटी कि आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्लीज नोट कर लीजिए। हिंट हमने बता दी आपको। क्वेश्चन नंबर 18 में है, त्रिभुज ए बी सी के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बेटा, यहां जो एक ट्रायंगल ये बना हुआ है, ये ऐसा इस तरह से, यहां पर ए बी और फिर ये सी, और ये ऐसा बना हुआ है। देखिए, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, देखो इनके लिए कौन सा कथन सत्य होता है, पहले ये समझो। इनके लिए कथन सत्य होता है कि जो ए बी है, ए बी और बी सी का जो योग है, वैसे किसी भी त्रिभुज में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0 हुआ करता है। कोई भी अगर त्रिभुज है आपके पास, उस त्रिभुज में अगर हम क्रम से भुजाओं को ले रहे हैं, पहले हमने ए बी लिया, फिर बी सी लिया, फिर सी ए ले लिया, तो अगर क्रम से भुजाओं को लेते हैं तो उन सभी सदिशों का जोड़ 0 के बराबर आता है, लेकिन क्रम से लिया जाए। कैसे क्रम से? जैसे मैंने एक ए बी लिया, बी सी लिया और ये सी ए ले लिया, तो इनका जो एडिशन होगा, इनका जो योग होगा वो कैसे, कितना आता है? 0। कैसे 0 आता है? इसका थोड़ा सा एक लाइन का प्रूफ है, आप देख लीजिए जरा। ए बी प्लस बी सी, इनको ऐड करिए जरा, क्या ये जुड़ सकते हैं? एडिशन के लॉ बताए गए हैं आपको। इसका लास्ट और इसका फर्स्ट सेम है, जुड़ेगा और जुड़ के क्या बनाएगा? AC बनाएगा जुड़कर। तो ये आ गया AC इसकी, और ये क्या वैल्यू है? ये वैल्यू है CA। अब आपने एक विपरीत सदिश पढ़ा हुआ है, अपोजिट वेक्टर पढ़ा हुआ है, ऋणात्मक सदिश जिसको कहा गया। अगर ये अभिवेक्टर क्या है? CA, अगर हम इसको AC बना दें, अभी ये C से A की तरफ, अगर हम इसको AC बना देंगे तो हमको क्या लिखना पड़ेगा बताइए? एक माइनस लगाना पड़ेगा। तो इन दोनों को मिला के बना AC वेक्टर, इसको हमने पलट दिया तो ये माइनस AC हो गया। अब दोनों का कैंसिल हो जाएंगे और कितना आ जाएगा? 0। तो अगर किसी भी त्रिभुज में हमने सदिशों को उसकी क्रमागत भुजाओं के अनुदिश लिया हुआ है
तो उन सभी सदिशों का योग कितना आएगा, 0 के बराबर आएगा। अब देख लो ऐसा कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है वही सही हो जाएगा। लेकिन उन्होंने पूछा कथन सत्य नहीं है। अच्छा, तो हम एक एक को चेक कर लो फिर। अब जैसे फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी ए इज इक्वल टू 0, तो ये तो सही है। वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी ए इज इक्वल टू 0, ये तो कैसा है, सही है, ये तो पूरा यही लिखा हुआ है। अच्छा, ऑप्शन बी में देखिए क्या लिखा हुआ है, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी माइनस वेक्टर ए सी इज इक्वल टू 0। इसको चेक करो ये सही है कि गलत है। ए सी है, अगर हम इसको पलटना चाहेंगे तो ये वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी, सी ए करेंगे तो एक माइनस और आएगा, एक माइनस ये लगा हुआ है, एक माइनस इसको सी ए बनाने में आ जाएगा, तो दोनों प्लस हो जाएंगे 0, और फिर से यही कंडीशन आ गई। तो ये भी कैसा है, ये भी सही है भाई, ये भी गलत नहीं है। ऑप्शन सी की बात करिए, ए बी प्लस बी सी माइनस सी ए बी वेक्टर बी सी माइनस वेक्टर सी ए बराबर 0। ए बी बी सी और सी ए है, पर यहां सी ए के साथ माइनस है और सी ए के साथ होना क्या चाहिए, प्लस, तो बस यही गलत है। ठीक है, अगर आप अगला ऑप्शन चेक करोगे, ऑप्शन डी, तो उसमें आपको क्या मिलेगा, देखो, वेक्टर ए बी माइनस वेक्टर सी बी प्लस वेक्टर सी ए इज इक्वल टू 0। इस सी बी को हम बी सी बनाना चाहते हैं, तो एक माइनस और आ जाएगा। इस तरह से ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0, ये भी कैसा होगा, सही। तो ऑप्शन सी वाला ही क्या है, गलत। उन्होंने पूछा था कौन सा सत्य नहीं है, तो ऑप्शन सी सत्य नहीं है, इसलिए हमारा सही जवाब क्या बना, सी। ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। देखो, जो गलत है वही सही है, हमारे क्वेश्चन का ये है, ऐसा करना है आपको। इसके बाद 19 नंबर भी मैं यहीं पर आपको बता देता हूं, आप गौर से देख लीजिए। 19 नंबर पे लिखा है वेक्टर ए और वेक्टर बी दो संरेख सदिश हैं। वेक्टर ए व वेक्टर बी दो कैसे सदिश हैं, संरेख सदिश हैं। तो उन्होंने बोला निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, फिर बताना है सही नहीं है। पहला कथन क्या लिखा हुआ है, लिखा है वेक्टर बी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू वेक्टर ए, किसी अदिश लैम्डा के लिए। बताइए ये सही है कि नहीं, किसी अदिश लैम्डा के लिए, यानी कि b की वैल्यू लैम्डा ए के इक्वल है, और ये तो संरेख की शर्त है, तो ये कैसा है, ये सत्य है भाई। इसके बाद ऑप्शन बी पर आइए, क्या बोला उन्होंने, वेक्टर a इज इक्वल टू प्लस माइनस वेक्टर b, और ये भी तो यही फॉर्मेट है। ये कौन सा फॉर्मेट है, वेक्टर a इज इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा b। फर्क कितना है कि यहां लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 1, लेकिन फॉर्मेट तो यही वाला है ना। अगर यही फॉर्मेट है तो ये भी कैसा है, सत्य है। ऑप्शन सी की बात करें, वेक्टर ए और वेक्टर बी के क्रमागत घटक समानुपाती नहीं हैं। वेक्टर ए व वेक्टर बी के क्रमागत घटक समानुपाती नहीं है। देखो, समानुपाती नहीं है, यही प्रॉब्लम है। अगर समानुपाती होंगे तो आपको वेक्टर बी या वेक्टर ए में से कुछ कॉमन मिलेगा, और अगर समानुपाती होंगे तो कॉमन मिलने के बाद फिर अंदर वेक्टर ए या वेक्टर बी मिल जाएगा।
कहने का मतलब यूं, इस कंडीशन में ये वाला फॉर्मेट नहीं आ पाएगा। अगर नहीं आ पाएगा तो यही कैसा होना चाहिए, असत्य होना चाहिए। और डी पार्ट देख लो जरा क्या बोल रहे हैं। दोनों सदिशों वेक्टर ए व वेक्टर बी की दिशा समान है। वेक्टर ए व वेक्टर बी की दिशा कैसी है? दोनों वेक्टरों की दिशा समान है परंतु परिमाण विभिन्न है। परंतु परिमाण विभिन्न है। अब इसको ध्यान से देखिए, दिशा समान है तो एक वेक्टर हमने ये बना दिया और एक वेक्टर हमने ये बना दिया। दिशा समान है, परिमाण भिन्न है। अब सोच के बताइए क्या ये दोनों संरेख हैं कि नहीं? संरेख के लिए क्या शर्त थी? समांतर, और समांतर तो है। तो ए व बी की दिशा समान है परंतु परिमाण विभिन्न है, तो भी ये क्या होंगे? संरेख। और संरेख है तो ये वाली बात भी कैसी है? सत्य है। तो कौन सही नहीं है? ये सही नहीं है फिर आपका। उसके लिए वेक्टर ए व वेक्टर बी के क्रमागत घटक जो होंगे उनके वो एक दूसरे के समानुपाती रहना चाहिए। समानुपाती नहीं रहेंगे, हमको कोई नंबर कॉमन नहीं मिलेगा। अंदर ए और बी, ए या बी नहीं बनेगा तो ये फॉर्मेट नहीं आएगा। ये फॉर्मेट नहीं आएगा तो समांतर नहीं है फिर। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही बना? क्योंकि ये असत्य है और असत्य ही पूछा जा रहा था, तो जो असत्य है वही हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही ऑप्शन माना जाएगा। ठीक है, इस तरह से एक्सरसाइज आपकी 10.2 भी कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट टाइम जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोगों को पढ़ना है दो सदिशों का अदिश गुणनफल।